आज मैं पेरेंटिंग के 5 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो आने वाले टाइम पे आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप आज ये वीडियो अच्छे से सुन के समझ के वो चेंजेस अपने ज़िंदगी में लेके आ सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि इस तरह का गलत अप्रोच आप भी ले रहे हो जो आपके बच्चे के लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ रहा है। तो अच्छे से समझिए कि ये 5 ऐसा सच क्या है जो बहुत ज़रूरी है एक पेरेंट्स को समझना। और ये जो सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूँ, जो सच जो मैं बोल रहा हूँ, ये एकदम एकदम न्यूबॉर्न बेबी से स्टार्ट करके टीनेज तक ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्ले होती है। सो वही रेंज है। अगर अभी भी आपके बच्चे हैं तो आप अपने आप को भी सुधार सकते हो और बच्चे के फ्यूचर भी। ये जो 5 पॉइंट है ये मैं बोल देता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है ओवर प्रोटेक्टिवनेस। पॉइंट नंबर 2 जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस से आते हैं वो है डर। तीसरा जो इन दोनों से आता है वो है ब्राइबिंग। फोर्थ गिल्ट। एंड फिफ्थ एक ओवर कॉम्पिटिटिवनेस। तो एक जर्नी बच्चे के साथ हम लोग पेरेंट्स लोग शुरू करते हैं जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस से, वो जाके ख़त्म कर देता है ओवर कॉम्पिटिटिवनेस में, और बीच में और भी सारे सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर डाल देते हैं। फिर क्वेश्चन करते हैं कि बच्चा यूँ क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारे क्यों का आंसर धीरे धीरे आप समझिए इस वीडियो में, और ये देखिए कि इस तरह का कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी आपने कर चुके हैं कि नहीं, और अगर कर चुके हैं तो मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ये चीज़ें कैसे ठीक किया जा सकता है, अपने अंदर और क्या चेंजेस आप ला सकते हो जिसमें ये प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। अब ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं कोई मेंटल हेल्थ की डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, और बहुत लंबे टाइम 13-14 साल के ऊपर हो गया कि आई एम डूइंग हीलिंग, आई एम डूइंग लॉट ऑफ हीलिंग फॉर पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस एंड इन मल्टीपल एरियाज़। और ये जो मेरी 13-14 साल की बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस है, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे किस तरीके से बार बार चीज़ें डिस्कनेक्ट हुई हैं बच्चे के और उनके माँ बाप के बीच में, और ये डिस्कनेक्ट ही बाद में दोनों को ही मुश्किल में डालते हैं। तो कोशिश करते हैं इस डिस्कनेक्शन को क्लियर करें और एक बेटर फ्यूचर की तरफ हम लोग सब एक साथ बढ़े। तो पहला पॉइंट था ओवर प्रोटेक्टिवनेस। ये एकदम बचपन में हम लोग करते हैं और बहुत लोग ये कंटिन्यू करे जाते हैं। होता क्या है कि वी आर अवेयर अबाउट आवर वर्ल्ड के किससे क्या होता है, नहीं क्या चीज़ें सही है पकड़ना, क्या सही नहीं है पकड़ना, क्या चीज़ें हाथ में लेना सही है नहीं है। बट इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर चीज़ में बच्चे को ना करते हैं। अरे इसको मत पकड़, ये हो जाएगा, उसको मत पकड़, ये हो जाएगा, इधर मत जा, उधर मत जा। ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस में हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें आगे से करने के लिए एक फियर डाल देते हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि क्या एग्जैक्टली करूँ। और सबसे बड़ी बात है जो उसको बाद में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है बड़ा होने के बाद, इसलिए होता है क्योंकि उसके लिए डिसीजन जो है ना कोर लेवल पे आप लोग करके दे रहे हो कि ये पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो आग को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको पकड़ने देना चाहिए, जलने देना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि एकदम कंप्लीटली ना करके उसको लॉजिकली समझाना चाहिए। चीज़ें येस और नो से यहाँ पे नहीं होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पे उसको समझ देना जरूरी है कि इससे क्या होगा। चाहे तो आप किसी दूसरे चीज़ से, जैसे एक आग का ही एक्सपीरियंस, आग का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो किसी एक पेपर और किसी चीज़ को जला के दिखा दो कि आग ऐसी चीज़ें होती है तो इसलिए नहीं करना चाहिए, तो उसके दिमाग में ना चीज़ों को लॉजिकली समझने की एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा बहुत बचपन से, ना कि सीधा येस और नो। हर चीज़ ऐसे येस और नो नहीं होता है। येस और नो जैसे वो भी बड़ा होकर हर चीज़ में येस और नो ना करे, हर चीज़ बीच का जो रास्ता है समझ का वो पकड़ने की कोशिश करे। सो ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस बच्चों को कुछ हद तक अपने डिसीजन मेकिंग्स और ये जो फ्री जो ग्रोथ है उस पर रुकावट डालते हैं। साथ साथ उनकी जो एक्सप्लोरेशन पावर है उसको भी कम कर देते हैं। और ये मुझे कैसे पता चलता है, कब मैं देखता हूँ, जब मेरे पास कोई ऐसे लोग आते हैं जो 30s में 40s में है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, आगे चल के रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बहुत सारे काम पे नहीं ले पा रहा है, उसमें पैनिक फोबिया में आ जा रहा है, एंग्जाइटी है। समझना जरूरी है वो एंग्जाइटी की जो शुरुआत है यहीं से हम लोग कर देते हैं जो आगे चल के ग्रो होते हैं। तो मैं अपने सेशन में हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रॉब्लम्स को एक दिन पे नहीं फेस कर रहे हो, वो आपने ग्रो किया अपने साथ। तो ये एक एरिया है। एंड ऑल्सो ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस एक को डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। इस पर ऐसे होता है कि हम लोग जब बड़े होते हैं, जब जैसे मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ, ये होता क्या है कि वो खुद डरते हैं डिसीजन लेने के लिए जब तक कोई आगे येस और नो ना बोल दे, बिकॉज वो ऐसे ही ट्यून्ड है। सो ये सारी चीज़ को समझना, क्योंकि आपके खुद के ज़िंदगी में एज ए पेरेंट्स इसका कुछ ना कुछ झलक मिलता होगा। सो ये समझ के बच्चे के अंदर कोशिश करना कि इस तरह का को डिपेंडेंसी
आपके ओवर प्रोटेक्टिवनेस के चलते ना आए। और ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस वो लीड करता है फियर को, डर या डराना। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी टाइम नहीं होता है इसके लिए, या कभी कभी जब जल्दीबाजी में हम लोगों की बात मनवाने के लिए, या हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि बच्चे मेरे बात क्यों नहीं सुन रहे, इसके चलते उसको डिफरेंट डिफरेंट रीज़न पे डराते हैं। खाना नहीं खा रहे हो तो चिड़िया के खा लेगा, कोई और खा लेगा, तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा ये छूट जाएगा, तुमसे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी अंधेरा एरिया है, नहीं जाने के लिए बोलने के लिए हम लोग बोल देंगे यहाँ से भूत आ जाएगा, भूत तुमको पकड़ लेंगे, खा लेंगे। तो ये सारे एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। इनफैक्ट एक इमेजिनरी एक तरह से नेगेटिव वर्ल्ड है। हीलिंग पे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मानता हूँ, बट स्टिल ये समझाने के लिए आसान होगा। एक नेगेटिव वर्ल्ड है जिसको हम लोग उसके सामने हर बार क्रिएट कर दे रहे हैं। अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से भूत आके किसी को खा लेगा, बट हम लोग ऐसे करके बोलते हैं। और ये बोल बोल के हम लोग क्या करते हैं, अगेन उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो इंक्विजिटिवनेस है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं दबा देते हैं। और किसी अननोन चीज़ के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल जो भी वर्क है उसके ऊपर उसका एक फियर ऐसे क्रिएट करते हैं कि वो भी उसको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम में डाल देता है। इसमें उसको समझ नहीं आता है कि उसको क्या कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब चीज़ें बिल्कुल अननोन हो। सो वो हमेशा चाहता है कि अपने आप को स्क्वीज़ करके उसी फॉर्मेट पे बांध के रखे जो वो जानता है। एंड ये एक्चुअली इंसान के एक ग्रोथ के लिए बहुत मुश्किल होती है। एंड इसलिए देखोगे कि जब ग्रोथ किसी का सडन आता है, इधर उसकी बैकग्राउंड ऐसे है, नहीं तो उसको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा झटका मिलता है, वो पुश्ड होता है। ये एक जनरल सिचुएशन है जब लोग एक ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। नहीं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक लिमिटेशन के अंदर रहे जहाँ पे वो कंफर्टेबल है। ये कंफर्ट बहुत बड़ा एक रोल प्ले करना शुरू करता है। उसके आगे अननोन है और अननोन से ही कोई ना कोई भूत आके उसको पकड़ लेगा। तो कोशिश करना इस तरह का जो थॉट है, माइंडसेट है, बच्चे के अंदर ना दिया जाए। इसके बदले में उसको अगर शुरू से समझाया जाए कि तुम्हें नहीं खा रहे हो, इससे ये प्रॉब्लम है, या खाना ज़रूरी है, उसमें डिसिप्लिन लेके आओ कि ये खाना ज़रूरी है। या ऐसे करो कि खाने के टाइम में बोलता हूँ कि सेट टाइम के बाहर उसको खाना ना दो, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन की जो सेंस है वो डेवलप करेगा। बट डराओ मत कोई भी काम करवाने के लिए। डर हथियार नहीं होना चाहिए बच्चों को कुछ काम करवाने के लिए, क्योंकि वो मानते हैं, उसी को जानते हैं, फिर आगे चल के दूसरे को डराते हैं, बिकॉज उसको लगता है डर ही हथियार है। ये डर 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 हम लोगों को काफ़ी हद तक आतंक की तरफ भी ले जाता है कहीं ना कहीं। तो ये आतंक मत मचाओ एक छोटे से बच्चे के ज़िंदगी में कि उसको चीज़ें आइदर डर से करना है या डर के थ्रू लेना है। तो वो भी आपको घुमा कर डराएगा, वो ऐसे डराएगा जिस पे आपको उसको देने के लिए मजबूर हो जाओगे। रास्ते पे लोटपोट करेगा, आप डरोगे कि आपकी उसमें प्रेस्टीज इशू होगा, आपकी सम्मान चले जा रहा है, तो वो आप सामान दिला दोगे उसको। सो वो डर को एक टाइम कभी ना कभी आपका ही अगेंस्ट में यूज़ करेगा, या खुद के अगेंस्ट में यूज़ करेगा, समाज के अगेंस्ट में यूज़ करेगा। सो डोंट डू दैट। तो ये एक बहुत मेजर एस्पेक्ट मैं लोगों के अंदर देखा है जिनको बहुत ज़्यादा डराया गया है। एंड बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जो मैं डील करता हूँ जब लोगों के अंदर, जिसका जो रूट कॉज है उसमें ये डर है, जिसमें वो डर के मारे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हुई है। अगर डर के मारे आप ढंग से चीज़ें को बोल नहीं पाते हो, यू कांट इमेजिन, वो कभी ना कभी कैंसर की तरह बड़ा बीमारी भी क्रिएट कर सकता है, सप्रेशन। सो डर इस जो एरिया है, इसको कम्प्लीटली कोशिश करो अवॉइड करना पेरेंटिंग के टाइम पर। और हो सके सो खुद के भी डर है, बच्चों को मत दिखाओ इतना ज़्यादा, क्योंकि इससे जो चीज़ें आती है वो जो हम लोगों का थर्ड सेगमेंट है वो है ब्राइबिंग। हम लोग इधर निजी ज़िंदगी में बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, ये करने के लिए इसको ये दे दिया, वो कर दे दिया, तो ये भी एक गलत मैसेज हम लोग दे रहे हैं। ऑल्सो बच्चे के खुद के काम, खुद के होमवर्क, बच्चे को पता होता है उसके होमवर्क उसके पेरेंट्स जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान होंगे जो होमवर्क बनाते हैं, उनसे करवा लेंगे। तो उसकी जो खुद की इंटरेक्शन है अपने साथ, अपने लाइफ के साथ, काम के साथ, जो उसके ग्रोथ के लिए चाहिए था, वो उसको लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा मैं मैनेज कर लूँगा। ये जो मैनेज करना ब्राइब के साथ, या इन द अदर वे जो बोल रहा हूँ, खुद का भी अगर डर है तो उसको दिखा देना कि देखो ये है, इसको मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसको ये समझ में आना चाहिए कि जो वैल्यू है, किस काम को किस तरीके से करके उसके बदले में क्या मिला है। उसका जो खुद को करने वाला काम है वो कोई और कर देगा, किसी और तरीके से वो हासिल हो सकता है। ये एक गलत मैसेज है जो बच्चे को हम लोग बहुत टाइम पे स्कूल में दे देते हैं, स्कूल के टाइम पे बेसिकली। अब बाहर भी नहीं जा रहे हो, कभी भी बहुत टाइम पे होता है, पेरेंट्स खुद उसका होमवर्क कर दे रहा है, बच्चा बहुत टायर्ड है, मैं कर दे रहा हूँ।
तो आपको एक टाइप पे समझ भी नहीं आएगा कि वो एक्चुअली टायर्ड है, कब टायर्ड होने का बहाना कर रहा है। मैंने बोला है जो भी चीज़ें आप उसके साथ कर रहे हो वो कभी ना कभी उसको आपके अगेंस्ट पे यूज़ करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैं ब्राइबिंग और इसकी बात कर रहा हूँ, बार्गेनिंग, ब्राइबिंग, फिर ऐसे सेटिंग कर लेना कि तुम ये करोगे तो उसके बदले में वो मिलेगा, ये इसके बदले में वो मिलेगा, और हर एक चीज़ की एक एक्सचेंज इस तरह के सेट कर देना जो उसकी एग्जैक्टली खुद के करने वाला काम है। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा कर रहा है वो अलग बात है, पर तुम ब्रश करोगे तो तुमको टॉफ़ी मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो एक सेट चीज़ होना चाहिए जो उसकी खुद का काम है, उसके समझ में आना चाहिए खुद की काम है, खुद को ही करना है, खुद के लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एंड जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये जो भी एरियाज़ मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे चल के इसको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इसके साथ साथ फ्यूचर में मैंने जो देखा है, मतलब फ्यूचर मीन्स मतलब जब बड़े हो जाते हैं क्या क्या बीमारी और क्या क्या प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, डिजीजेज वो क्रिएट कर लेता है। क्योंकि ये सारा ही प्रॉब्लम जो हम लोग के आसपास है, जिसको हम लोग प्रॉब्लम मानते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पहले इसको ऐसे बनाते हैं क्योंकि हम लोग जो देखते हैं, जो सोचते हैं, मेरी दुनिया वही होती है। सो हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने में ऐसे करके मजबूर होते हैं, फिर हम लोग उसको बेसिस पे अपनी दुनिया बनाते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और रूट कॉज हमेशा ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ों से निकलते हैं। सो ये जो ब्राइबिंग वाली पार्ट हुई, उसके बाद आता है गिल्ट। जब ब्राइबिंग से और इनसे काम भी नहीं होता तो हम लोग उनको गिल्ट पे डालने की शुरू करते हैं कि तुम, जैसे कि फिर से खाने की बात कर रहा हो, खाना से ही बोल रहा हूँ, तुम खाना वेस्ट कर रहे हो, कितने लोग नहीं खा पा रहे, तुम ये कर रहे हो, कितने लोग ऐसे नहीं कर पा रहे, तुमको इतने पैसे मिले, कितने लोगों को नहीं मिलता है। उसको जो देना है, जैसे देना है वो समझ के दो, बट उसको हर चीज़ को कंपेयर मत करो। कभी उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट हो सकता है, या कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट हो सकता है जब उसको मिल रहा है। वो हर चीज़ को ऐसे कंपेरेटिव नज़र में देखना था, मेरे पास है तो उसके पास क्यों नहीं है, मतलब दोनों, मतलब जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, या जो मेरे पास है उसके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं से ये जो गिल्ट है वो एक उसके अंदर एक तरह का एक कंपैरिजन क्रिएट करेगा। उसको कोई भी चीज़ करने के लिए 10 बार सोचने का मजबूर करेगा, मैं ये करूँ तो उससे ये होगा, उससे ये हो, दूसरे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो दिस थिंग ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट कि वो बाद में चल के जो अपना काम है खुद का, जो जब पेरेंट्स रहेंगे नहीं उनके पास में काम करने के लिए, तब बहुत फ्री फ्लो उस तरीके से काम को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। उसको अगर वो कॉम्पिटिटिव जो अदर साइड ना मिलता है ना, उसको समझ भी नहीं आएगा कि वो काम किया है कि नहीं। तो ये उसको जो हैप्पीनेस है उसको बहुत हैम्पर करता है। किसी को भी हम लोग हैप्पी एक्चुअली क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता है कि हैप्पीनेस टेक्निकली है क्या। एक चीज़ें मैं समझाने के लिए बोलूँगा दैट शुड स्ट्राइक इन योर माइंड, दैट जब हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं, कुछ भी जैसे एपिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि बहुत सारे स्ट्रगल, लड़ाई, फाइट के बाद लिखा होता है देन दे, जब सब कुछ मिट जाता है बेसिकली, देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ना हैप्पीनेस की कोई स्टोरी नहीं है, लड़ाई की स्टोरी होती है। सो ये भी एक चीज़ें है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, इवन जो हिस्ट्री, एवरीथिंग इज देयर अ फाइट, स्ट्रगल, क्राइसिस, ये सब की स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद सब हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है, वो एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग को पता ही नहीं है हैप्पीनेस है क्या, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो पता ही नहीं है तो हम लोग उस तक पहुंचेंगे कैसे। सो एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइट, गिल्ट, मेरा है उसके पास नहीं है, लड़के लेना है, छीनना है, अगर मैं स्ट्रांग नहीं होगा दूसरा छीन लेगा। दिस इज़ एन एटमोसफेयर वी गेट थ्रू आवर स्टोरीज, नैरेटिव्स। इवन पेरेंटिंग के टाइम पे भी अगर वो आते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ें दुनिया तो उसको समझाएगा। बीइंग एंड पेरेंट्स हम लोगों को बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि कब बच्चा किस तरीके के गलत मैसेज ले रहा है। और ये जो गिल्ट की मैं बात कर रहा हूँ और जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत हैंड्स ऑन हैंड है। और गिल्ट में और एक चीज़ होती है कि बच्चे को बार बार ये समझा कि उसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तुम्हारे पास है, या तुम्हारे पास है उसके पास नहीं है, देखो। तो ये सब कुछ मिला के कैसे भी करके हम लोग समझा रहा है। जैसे मैंने बोला इन्फीरियर सुपीरियर, किसी भी चीज़ को ना वो कम्प्लीटली इन्जॉय नहीं कर पाता है खुद का बोल के। उसको हम चीज़ लगता है कि उसको अगर कुछ चीज़ में खुशी भी हो रहा है तो उसको हमेशा वो लगता है कि मैं खुश हूँ कि ना हूँ। अगर दुखी भी हो रहा है वो नहीं समझ पाता है कि मैं वो अपना दुख दिखाऊं कि ना दिखाऊं। जैसे लड़कों के लिए हमेशा बोला जाता है लड़के रोते नहीं हैं, बट बहुत ज़रूरी है, इट्स एन इमोशन। इसके साथ साथ गिल्ट का जो और एक एस्पेक्ट है वो है खर्चे के ऊपर आ जाता है। बिकॉज हम लोग जब खर्चा करते हैं बच्चे के लिए, पहले तो आप खुद बैलेंस कर लीजिए, सोच लीजिएगा आप क्या कर सकते हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा जताना नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को उसकी वैल्यू समझ में आए, बट वो जनरली हम लोग वैल्यू समझाने की जो लैंग्वेज है उसको गलत कर देते हैं।
एंड उसको ऐसे करके प्रेजेंट करते हैं कि जैसे तुमको थोड़ा सा इसके अंदर यू हैव टू वेरी सिंसियर, ये मतलब तुमको फील होना चाहिए इतना खर्चा हो रहा है तुम्हारे पीछे। तो इसके चलते क्या होता है ना, जो इतना खर्चा और इतना खर्चा आपने ज़िंदगी में भी अब देखना, जब वो बच्चा खुद बड़ा होकर खुद दान करता है, वो खुद समझ नहीं पाता कि खुद के लिए खर्चा करे, वो किसके लिए करे। वो एक रेशियो चल रहा है, जैसे हम लोग हमेशा दूसरे के लिए कर रहे हैं, बट खुद के लिए भी जो चीज़ें हैं, जो खुद है वो खुद को खो देता है। हम लोग एक फेज़ है लाइफ में जिसमें हम लोग खुद को काफ़ी हद तक खो देते हैं, समझ नहीं पाता है कि क्या करे। इसलिए सेल्फ लव भी एक पॉइंट आ जाता है, जो वो सिखाना पड़ता है लोगों को, हील करना पड़ता है कि सेल्फ लव, क्योंकि उसको वो सेल्फ जो है ना हम लोग बार बार तोड़ते हैं, एक प्रॉपर तरीके से शेप देने नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स बताया है, जो भी फैक्ट्स बताए, उसमें से हम लोग ही क्रिएट करते हैं, जबकि हम लोग एज ए पेरेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों से। और इसके साथ जो लास्ट वाला था कॉम्पिटिटिवनेस, जो ऑलरेडी गिल्ड के टाइम पे बहुत बार आया है, बट यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस की जो मैं अलग से पॉइंट बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ना एक तरह का सिस्टम बना लिया है कि वह एक्सचेंज, किसके बदले में क्या मिल रहा है। ये करते करते हम लोग एक चीज़ समझना भूल गए कि लाइफ को इजीली भी लिया जा सकता है, एंड लाइफ को हम लोग अगर खुश भी रहे, जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि जिस बोलते हैं अगर तुम खुश रहो, अपने आप को समझो, तो भी तुम बहुत चीज़ों को एक्वायर कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ों को एक्वायर करने के लिए तुमको उसके तरफ बहुत फोकस्ड या बहुत हैप्पी होना पड़ता है, कंटेंट होना पड़ता है विद दैट सब्जेक्ट, तभी जाकर वो चीज़ तुम ढंग से कर रहे हो एंड यू आर एक्चुअली हैप्पी इन लाइफ। यही करने के लिए हम लोग पहले बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिससे इस सारी चीज़ को तोड़ते हैं। खुद को समझना बंद कर देते हैं, हैप्पीनेस क्या होता है वो समझना बंद कर देते हैं। हम लोग कोई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जो रास्ता है वो बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं हम लोग हैप्पी कैसे होंगे। सो हैप्पीनेस इन सब मिलके ही होती है। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस में हम लोग हमेशा उसको समझाते हैं ना कि तुमको इतना मेहनत से ये मिलेगा, हम लोगों ने इतना मेहनत करी तो ये हुआ, ऐसे चीज़ें ऐसे हुई है। सो ये जो हमेशा ये जो कंपैरिजन है वो उसको ये समझाता है कि तुम हैप्पीली कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सकते हो, या इजीली कोई भी चीज़ ज़िंदगी में तुम अचीव नहीं कर सकते हो। हर चीज़ के लिए तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक्चुअली मेहनत इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके पहले ही हम लोग उसके रास्ते में बहुत सारे बाधा डाल देते हैं। अगर वो बाधा मेंटली ना डाले, एक बंदा अगर बहुत क्लियर हो, मैं अभी एनर्जेटिकली बोल रहा हूँ, द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि अगर मुझे ये पता है कि मैं एग्जैक्टली किससे हैप्पी हूँ, जो मैंने अपने सेशन में हर अपने पेशेंट को बोलता हूँ, हर जो भी मेरे से हीलिंग लेते हैं उनको बोलता हूँ, या रीडिंग लेते हैं उनको बोलता हूँ कि कभी आप ये सोचें कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी विदाउट कंपेयरिंग अदर्स। वो ये करेगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, मेरा बच्चा अच्छे पढ़ाई कर लेगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, इस नहीं, तुम किससे हैप्पी हो। ये सब स्टोरी में ऑल्सो क्या होता है कि हम लोग ना इस चीज़ों को, जो भी ये जो मैंने बोल रहा है, जो फैक्ट्स मैंने बोला है, इसको ग्लोरीफाई किया जाता है कि ये ही लाइफ ज़िंदगी है, इससे जितना ही सब कुछ है। जनरली लोगों को पता नहीं होता किससे हैप्पी है। क्या आपको पता है आप किससे हैप्पी हो? तो यही एक एरिया है। एक्चुअली हम लोगों को तब कोई चीज़ें मिलना शुरू होता है, हम लोग हैप्पी होते हैं जब हम लोगों को एक्चुअली पता होता है हम लोग किस पे हैप्पी हो। बट वो हैप्पी ना होने के लिए हम लोगों ने पहले इतने सारे पापड़ बेल चुके होते हैं। हम लोग पहले उसको क्लियर करते हैं, फिर हैप्पी होते हैं। ज़रूरत क्या है, पहले तुम रास्ते को तोड़ो, फिर रास्ता बनाओ। तुम अगर शुरू से ही बहुत क्लियर, हैप्पी, कंटेंट रह सकते हो, या तुम्हारे पेरेंट्स उस तरीके से तुमको ट्रेनिंग दे, वो किसी भी फाइनेंशियल हालत में हो, इसके साथ फाइनेंस की कोई रोल नहीं है एक्चुअली। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल लिविंग है, एक लॉजिकली एक्सप्लेन्ड लिविंग है। ये अगर कर सकते हो सो लाइफ बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि वही मैनिफेस्टेशन है। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंगली, एनर्जेटिकली, बहुत अच्छे से चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अलग से मैनिफेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज लाइफ तुम एवरीडे मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन कोई अलग स्टोरी नहीं है। जो तुम सोच रहे हो, जैसे देख रहे हो, वैसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। जितने दिन तक तुम ये देखोगे लाइफ डिफिकल्ट है, तुम डिफिकल्ट ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। जितने दिन तक तुम लाइफ को गिल्ट एंड सारे जो भी मैंने पॉइंट्स बोला उसके आंखों से देखोगे, तुम वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। जिस दिन ये हटाओगे एंड फ्रीली लाइफ को देखना सीखोगे, यू विल मैनिफेस्ट थिंक ईजीली और फ्रीली। सो मैंने अपने हीलिंग के थ्रू, एनर्जी को समझने के थ्रू जिस तरीके से दुनिया को देखा है, लकीली आई गिफ्टेड बाय गॉड दैट आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ विजन, जिसमें मुझे दिखता है कि किस तरीके से कैसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी काम करते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स कि ये दिखते कैसे, बिकॉज ये सब कुछ इंटेंजिबल नहीं है। समझना चाहे कोई, देखना चाहता है, अपने विजन्स को डेवलप करना चाहता है, डेवलप कर सकता है। तो मैं जो दिख रहा है मेरे को, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये चाहता हूँ कि आप भी देखें, समझें, लाइफ को हैप्पी बनाएं। लेट मेक अ हैप्पियर बेटर वर्ल्ड फॉर फ्यूचर। आगे चल के मैं क्या करूँगा, ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस की जो इश्यूज़ है, ये किस तरीके से धीरे धीरे एज के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो मिडिल एज में है उसके थोड़ा आगे मतलब टीनेज के बाद की जो एरिया है, उसमें किस तरीके से वो किस तरीके की प्रॉब्लम में आते हैं, ये सारे चीज़ को मैं किसी डिफरेंट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस से क्या इम्पैक्ट होता है इन फ्यूचर। तो आपके दिमाग में स्पिरिचुअलिटी को लेके, हीलिंग को लेके और लाइफ के डिफरेंट जो मोड है, एस्पेक्ट्स है, उसको लेके कुछ भी क्वेश्चन है, सवाल है जो आप समझ नहीं पा रहे हो या समझना चाह रहे हो, सवाल करके देखो, सही से करो, विल गेट द आंसर फ्रॉम मी।